हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएम मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है बूस्टर टेस्ट 4 का 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे आपका सीएसएफ एसआईएलडीसी के एग्जाम के लिए 50 प्लस 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, और ये टेस्ट क्या है, आपके मिक्स टेस्ट हैं। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे, मैथ बूस्टर टेस्ट सीरीज में, वहां पे आपको दिख जाएंगे 50 प्लस ही हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से दिए गए हैं, जैसे बहुत से लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन तो सही कर लेते हैं लेकिन आप टाइम बहुत लेते हैं। क्या करते हैं, टाइम बहुत लेते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन में टाइम आपका तभी डिक्रीज होगा जब आप रैपिड टेस्ट दिया करेंगे। रैपिड टेस्ट क्या होता है, छोटा छोटा टेस्ट, यानी कि 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट। जब ऐसा आप पर डे 2-3 टेस्ट 4 टेस्ट देंगे ना, तो इससे आपका स्पीड भी बनेगा, एक्यूरेसी भी सही होगा। तब जाके 10-10 क्वेश्चन का जैसे आप टेस्ट दिए, तो बाद में जब आपको 50 क्वेश्चन भी करना रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। मान लीजिए आप डायरेक्ट 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं, तो 25 30 20 क्वेश्चन करने के बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चन मान लीजिए फंस गए तो फिर उतना मजा नहीं आता है। तो इस वजह से पहले आप क्या करें, बूस्टर टेस्ट जो है अच्छे से दें। इससे आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आने लगेगा टेस्ट में। और जब एक बार आपको टेस्ट देने में इंटरेस्ट आने लगा ना, तो फिर एग्जाम का प्रिपरेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको अपनी कमियां पता चलने लगेंगी, फिर आप उन कमियों पर फोकस करने लगेंगे। और वो कमियां सही करने के बाद आपका जब स्कोर बढ़ने लगेगा तो अलग ही मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 17। तो देखिए, ये प्रश्न आपका किसका है, नंबर सिस्टम का है। आप जब क्वेश्चंस को जान जाएंगे कि ये किस चैप्टर का है, तो उस, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे बाय द वे मुझे अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अपनी कमियां कैसे जानेंगे। आपने डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा है, यानी विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा है, तो आप जाके अब क्या करेंगे, विभाज्यता नंबर सिस्टम में पढ़ लेंगे। तो ऐसे आप अपनी कमियों पर फोकस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ना आए, ठीक है, या जिस क्वेश्चन में टाइम लगे, उसको नोट कर लीजिए और वैसे क्वेश्चंस के उन चैप्टर में जाके पढ़िए, उस चैप्टर को अच्छा करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। ऐसे ऐसे आपका हर एक चैप्टर सही हो जाएगा। तो क्या है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। तो देखिए, इसमें जो आपका मिनिमम नंबर क्या है, 100, और आपका मैक्सिमम नंबर क्या है, 1000 है। अब 100 में भी 17 से भाग दे दीजिए, कितनी बार पूरी तरह जाएगा, पूरी तरह भाग, 17 पचे 85। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है जितनी बार भाग जा रहा है। फिर हम 17 से बड़े वाले नंबर में भाग देंगे। तो देखिए, 17 पचे 85, फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा, 15। ठीक है, फिर हम 17 बटे 136 आपका हो जाएगा। अब कितना बच रहा है यहाँ पे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि छोटे नंबर और बड़े नंबर में कितनी बार भाग गया है। तो बड़े नंबर में जो भाग गया है 58 टाइम, और छोटे नंबर में जो भाग गया है 5 बार। 58 में से 5 आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 53। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, एक आपका वो हो जा रहा है। एक कोई त्रिभुज है, क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की एक भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई, तो देखिए लंब पड़ा हुआ है, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन of its side is 24 centimeter. Find the length in centimeter of the perpendicular drawn from the opposite vertex to one side of the triangle. तो अब देखिए हमारा लंब कौन सा है, ए हमारा लंब है। अब दिया है एक भुजा की लंबाई 24 है, ए हमारा एक भुजा हो गया। तो ए आपका क्या बनेगा, जब लंब है तो यानी कि आपका 90 डिग्री बनेगा।
90 डिग्री बनने का मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आधार कितना है 24, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, x मान लेते हैं, a जो है x है। हमें क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल कितना है 96। अब देखिए 2 से कट करेंगे इसको 12 बार, हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 से 96 को कट करेंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 8। यानी हमारा जो त्रिभुज दिया गया है उसका लंबाई क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉडमास का वैल्यू पता होना चाहिए। क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको करेंगे। तो ब्रैकेट आपका 4 प्रकार का होता है, ये चीज आप सबसे पहले जान लीजिए। कौन कौन सा ब्रैकेट होता है, लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट में क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये दिया है 2 + 3 -4, तो पहले हमें इसको मान लीजिए यहाँ पे +5, फिर इस तरह से दिया है ना, तो पहले आप 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसी को कहा जाता है लाइन ब्रैकेट। ऐसे आप इसको जो है क्वेश्चन में देखते भी होंगे, लाइन ब्रैकेट। तो देखिए 5 और 7 को हम ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 12। फिर अब जो भाग है उसको करेंगे, यानी 42 भागा 7 गुणे 12 भागा 3। तो देखिए 42 में 7 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, 12 में 3 का भाग देंगे 4, और मल्टीप्लाई बाई 4। 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर है, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% परिवहन पर, 18% बिजली पर, और शेष, यानी कि आपने इन सब चीजों पर खर्च करने के बाद शेष कितना बचाया, 1520 रुपए वस्तुओं पर खर्च करता है। भानु का मासिक वेतन क्या है, भानु spends 20% of his monthly salary on rent, 10% on stationery, 14% on transport, 18% on electricity, and the remaining 1520 on other items. What is Bhanu monthly salary? तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंडिचर है उनको ऐड कर लेंगे। तो देखिए वेतन का जो रेंट पे एक्सपेंडिचर है कितना, 20%, फिर 10% स्टेशनरी पे, तो 20%, 10 30, और 14 44, और 44 में 18 जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 62%। कितना आ जाएगा, 62%। अगर आप मान लीजिए 100% में से 62% खत्म कर दिए, तो आपका बचेगा कितना, 38% बचेगा। और उस 38% का वैल्यू है कितना, 1520। अब 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 38 से कट करेंगे इसको 40 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 40 है, हमें बताना क्या है, 100% का वैल्यू, यानी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4000। यानी भानु का जो मंथली इनकम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4000। नेक्स्ट कर एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। यानी आपका जो इंटरेस्ट का टाइप है कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यह राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, a certain amount is invested at an annual rate of interest of 26%, on which the interest is compounded annually. In how many years will this amount double? तो देखिए हमारा अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि यह राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। आप फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे 100 रुपए थे, कितने हो गए, 200 रुपए हो गए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100, और इस पे T। तो देखिए
ए कितना है हमारा, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 200 है, बराबर 100। यहाँ पे 100 प्लस आर करेंगे यानी 126/100, और यहाँ पे टी करेंगे। अब देखिए 126 यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 126/100, 2/1 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से कट करेंगे 6 बार, 3 बार, और बटे यहाँ पे क्या 50, और यहाँ पे हमारा टी हो गया। एक मिनट, इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा फंस रहा है, तो एक दूसरा तरीका होता है यहाँ पे, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट जो है उसी को लेके चलेंगे। जैसे 26 + 26, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 2 साल में इतना रहता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पे फिर 26 × 26/100। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे फंस भी जाता है तो हम दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। तो यहाँ 52 हो जाएगा, और प्लस 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। 676 में 100 से भाग देंगे 6.76 आ जाएगा। अब 52 6 58.76, ये तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काम करेगा 2 वर्षों में हो गया ये। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा और 1 वर्ष आगे जाएं, क्योंकि 2 वर्ष में नहीं हुआ तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें 100 रुपए पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 58.76 मिल रहे हैं। तो हम 1 वर्ष और जाते हैं, तो कैसे जाएंगे, 58.76 यहाँ से ले लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर 26 ले लेंगे, फिर प्लस 26 × 58.76, और बटे में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गरम है ले लीजिए, 100 कर देंगे। तो देखिए 26 और 58 जोड़ा जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग 84 आ जाए, सॉरी 86 के लगभग में 84 आ जाएगा, हाँ नहीं 82 आएगा। एक मिनट देख लेते हैं, 6 8 14 84 ही आ रहा है, 2 5 7 1 8, और यहाँ पे 76 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 26 का 6 में, तो ये सब पूरा मल्टीप्लाई करने के मतलब है ये 100 का यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं, ठीक है, दशमलव यहाँ लगा सकते हैं। तो ये देखिए 0.58 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26 × 0.6 लिख सकते हैं। 5 9 होगा जाएगा, ये 7 इधर आएगा 9 हो जाएगा, ये 6 लिख सकते हैं। अब 26 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, 84.76 प्लस प्लस सॉरी यहाँ प्लस 6 36 को 6 3 बचा, 6 दूनी 12 3 15 दशमलव। तो लगभग जो है 3 गुना कितने वर्षों में हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 84 में 15 जोड़ेंगे और ये 7 और 6 13, लगभग 100.3, यानी कि आपका 3 वर्षों में यह राशि जो है हमारा 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जलयान और नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ए शिप कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। हाँ वीडियो बना रहा हूँ, बाद में अभी करता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इन 4 आवर्स एंड 10 किलोमीटर इन 5 आवर्स इन द अप स्ट्रीम ऑफ द रिवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब आप धारा के साथ जब जाते हैं, अप स्ट्रीम का क्या मतलब हो गया, जब आप धारा के विपरीत जाते हैं। तो जब धारा के विपरीत जाएंगे निश्चित ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप एंड द करेंट ऑफ द रिवर, यानी आपको जहाज की भी गति बतानी है और धारा की भी गति बतानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में स्पीड निकालेंगे। तो इस धारा की दिशा में स्पीड 1 लिख देते हैं, 32/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत में S2 कर देते हैं, 5 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर में 5 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब जलयान का स्पीड बताना है, शिप का स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम शिप का स्पीड निकालेंगे तो क्या करना होगा हमें,
डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ना होगा और 2 से भाग देना होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 2 10 और 2 का भाग देंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मान लीजिए नदी की धारा की चाल ज्ञात करनी है तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम का स्पीड घटाएंगे, यानी 8 माइनस 2/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 6/2। इसका अर्थ क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा धारा का चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शिप का स्पीड क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर की चाल से वापस लौटी। दो तरफा यात्रा करने के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या थी। रोहिणी ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर and returned along the same route at a speed of 92.4 km. What was the total average speed of light during the two-way journey? तो देखिए यहाँ पे औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड और बटे में क्या दोनों स्पीड का टोटल, 6 2 8 और 9 6 15। तो जब आप इसको अब सॉल्व करिए, 2 से कट करेंगे हम यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर देखते हैं किससे कटेगा, 7 2 9 ए 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 चौक 12। इसको काटेंगे 3 से 22 बार, 22 से कम 22, 22 से कटेगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44। 12 से अब हम 1.2 से इसको कट करेंगे तो सीधे दशमलव हटा देते हैं, यहाँ भी एक स्थान पे दशमलव, यहाँ भी। तो 12 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 8 बचा, फिर 12 सत्ते 84। हमारा स्पीड क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 77 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट कह रहा है दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर इन द रेशियो 7:9, while after 10 years it will be 19:23. What will be their average age 7 years from now? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी जो रेशियो है 7:9 का है तो हम क्या लिख सकते हैं 7x और 9x लिख सकते हैं। 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है 19:23 हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पे 10 किया और यहाँ पे 19/23 आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 23 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 161x प्लस यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 230, 19 का 9 में मल्टीप्लाई 171x और प्लस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 190। अब 171 x में से हम 161x माइनस करेंगे 10x आ जाएगा, 230 में से 190 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 40, 0 से 0 कट गया। x का वैल्यू हमारा क्या आया 4 आया। अब हमारा नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 नवा 36, ये हमारा नंबर आ गया। लेकिन हमसे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, तो यहाँ भी 7 जोड़ते हैं और यहाँ भी 7, तो इनका टोटल एज निकाल लेते हैं। 28 7 35 और 36 7 43, 45 और सॉरी 35 और 43 जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा 78। अब हमसे एवरेज पूछा जा रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 39 ईयर्स। कितना आ जाएगा 39 ईयर्स। नेक्स्ट कह रहे एक वस्तु के 2900 अंकित मूल्य पर 3700 की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए डिस्काउंट ऑफ 37% इज अफोर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 2900, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो इसका प्रिंट वैल्यू कितना है 2900, तो
कितना डिस्काउंट दे रहा है 37%, तो 100 में से 37 माइनस कर देंगे यानी 63/100। 00 से 00 कट गया। 29 का 63 में मल्टीप्लाई करेंगे, 29 या 87 को 7, हमारा कितना बचा 8 बचा। फिर 29 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 80 दूनी 160 और 7 दूनी 14, 174 हो जाएगा। फिर 174 में हमें क्या जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा, यानी 100 आपका आ जाएगा 82। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बेलन की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या है। इफ द रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो देखिए हमारा बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। अब πr²h है लेकिन यहाँ पे दो बेलन है तो हम R1 और R2 ले लेंगे, यानी पहला बेलन का त्रिज्या R1, दूसरे बेलन का R2। तो देखिए 22 पाई को हम सेम ही रखते हैं, इसका वैल्यू नहीं लिखते हैं। यहाँ पे कितना है त्रिज्या 2 और 3 है तो गुड़े 2 और नीचे वाला 2 दूसरा है, पाई गुड़े 3 h यहाँ पे कितना है 5 है और इसका h कितना है 3 है। पाई से पाई कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 पचे 20 और यहाँ पे 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा दोनों त्रिभुज का आयतन का कितना आ जाएगा 20 और 27 का। तो ये फ्रेंड्स आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट था। CSF SILDC का स्पेशल कोर्स जो है हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे उपलब्ध है, तो आप वहाँ पे हमारा कोर्स से जुड़ सकते हैं और उसमें ये सभी टेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।